तुम शादीशुदा एक बच्चे की माँ रह चुकी हो, यही कहा था ना तुमने। इनाया की रंगत सफ़ेद पड़ी थी। जी यही सच है। इनाया की बात सुनकर आलम सिकंदर ने घूर कर उसे देखा। सबूत दो लड़की कि तुम एक बच्चे की माँ रह चुकी हो और अपने बच्चे को तुमने फीड भी कराया है। चलो उतारो ये दुपट्टा, मुझे सबूत देखना है। आलिम के मुंह से ये सुनकर इनाया गुस्से से आग बबूला हुई थी। कहने लगी, ये क्या बदतमीजी है, आपको शर्म नहीं आती? ये सुनकर आलम उसके करीब आया और अपने मोबाइल पर एक वीडियो दिखाई, जिसे देखकर इनाया के होश उड़े थे। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि वो शख्स इतनी घटिया हरकत भी कर सकता है। मैं अच्छे से जानता हूँ कि जब औरत फीड करवाती है तो उसकी फिगर कैसी होती है और एक कवारी लड़की की फिगर कैसी होती है। अब खुद से दुपट्टा उतारोगी या फिर मैं? ये कहते हुए आलम ने इनाया के गले में हाथ डालकर उसका दुपट्टा पकड़ा। इनाया की जान निकली थी। वो कहने लगा, मुझे देखना है कि तुम। जी तो मिस इनाया, आप जानती हैं कि मैं आपको ये नौकरी क्यों दे रहा हूँ और आपको क्या करना है? आलम सिकंदर ने माथे पर बल डाले कहा था। जी सर, मैं जानती हूँ। इनाया घबराई थी। 35 साल वो शख्स चील की नज़र रखता था। एक जीरक नज़र उसने इनाया पर डाली और फिर कहने लगा, मेरे बेटे को माँ की फीड की ज़रूरत है और इसके लिए मैं आपको लाखों रुपए देने को तैयार हूँ। आलम सिकंदर की आर पार होती नज़रें इनाया पर थी, ऐसी चुपती नज़रें कि वो घबरा रही थी। बार बार अपना दुपट्टा ठीक से ले रही थी क्योंकि बार बार आलम सिकंदर की नज़रें इनाया की जीनत पर जाकर टिक जाती थी। जी सर, मैं जानती हूँ। ये कहते हुए वो अपनी रिवॉल्विंग चेयर से खड़ा हो गया। लड़की बेहद खूबसूरत थी, मोटी मोटी गिलाफी आंखों वाली, उस पर बेहद नर्वस भी। वो इनाया के पास आकर कहने लगा, आर यू श्योर कि आप शादीशुदा हैं और आपका बेटा पैदा होते ही मर गया था और शौहर बेटे की पैदाइश से पहले ही हादसे में मर चुका था? एम आई राइट मिस इनाया? आलम सिकंदर ने फिर से तस्दीक चाही। यस सर, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इनाया ना चाहकर भी उस शख्स की नज़रों से नर्वस हो रही थी जो उसे सर से पैर तक यूं देख रहा था जैसे पता नहीं उसके वजूद में क्या तलाश कर रहा हो। आर यू श्योर मिस इनाया? आलम ने फिर से पूछा। इनाया उसके सवालों पर परेशान हुई थी। उसका यूं तफ्तीशी अंदाज से अंदर तक दहला के रख गया था उसे। सर, आप बार बार ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? इनाया उसकी चुभती नज़रों से उसके सवालात से जिच हो चुकी थी। वो हल्का सा मुस्कुराया। नहीं मिस इनाया, बस यूं ही, क्योंकि आपको देखकर ऐसा लगता नहीं कि आप मैरिड हैं। ये सुनकर इनाया की रंगत उड़ी थी। नो सर, वो बुरी तरह घबराई थी। उसकी बदहवासी देखकर आलम सिकंदर की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। कहने लगा, मिस इनाया, इतना नर्वस क्यों हो रही हैं? मैंने आपसे कोई सबूत तो नहीं मांगा, मैं तो आपकी बात पर एतबार ही कर रहा हूँ। अब तक इनाया कहने लगी, आप बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हैं? वो कहने लगा, बस ऐसे ही तजुर्बे की बुनियाद पर बात कर रहा हूँ। खैर, मेरी तरफ से आपकी ये नौकरी पक्की है और अपनी बात की वजह भी आपको बाद में बताऊंगा कि मैंने ये सवाल आपसे क्यों किया। अब तो आपसे रोज़ ही मुलाकात रहेगी। आपको ये तो मालूम है ना कि आपको मेरे घर रहना पड़ेगा। आलम दोबारा से अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठ गया था। यस सर, इनाया ने जवाब दिया। सामने रखी चेकबुक आलम ने उठाई और एक चेक पर कुछ रकम लिखकर साइन किया। फिर एक एग्रीमेंट पेपर इनाया के सामने रखा। इसे पढ़ ले मिस इनाया, और ये 15 लाख का चेक। अब आप 1 साल के लिए बाउंड हैं। आप मेरे बेटे के साथ ही रहेंगी। मुझसे पूछे बगैर आप कहीं जा नहीं सकती, किसी से मिल नहीं सकती। इनाया ने एक सरसरी सी नज़र एग्रीमेंट पर डाली, फिर साइन कर दिया और 15 लाख का चेक लेकर सीधा हॉस्पिटल पहुंची थी जहां उसका छोटा भाई एडमिट था। वो कैंसर का मरीज था और इसीलिए हॉस्पिटल में उसे एडमिट करवाया था, मगर इलाज के पैसे नहीं थे। 6 माह के पैसे इनाया जमा करवा चुकी थी। बाकी पैसों का इंतज़ाम उसने कैसे करना था वो नहीं जानती थी। माँ बाप हयात नहीं थे। इनाया की कुल कायनात उसका भाई था, इसीलिए उसने झूठ बोलकर ये नौकरी हासिल की थी। वो गैर शादीशुदा थी, लेकिन ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं कि अच्छी जॉब मिलती जब से उसे अपने भाई का इलाज करवा सकती। इसीलिए आलम सिकंदर के ऑफ़र के बारे में पता चला तो वो किस्मत आजमाने के लिए चली आई। बहुत सी शादीशुदा ख़वातीन आई थीं उसके बेटे की रज़ाई माँ बनने के लिए, मगर उसे इनाया पसंद आई। काफ़ी खूबसूरत और हसीन लड़की थी, बाकी ख़वातीन से बिल्कुल मुख्तलिफ। आलम सिकंदर ने बड़े गौर से उसके सरापे को देखा था और बाकी की सारी ख़वातीन को रिजेक्ट कर दिया था। सामने इनाया जैसी हसीन लड़की को देखकर आलम सिकंदर का दिल यकबारगी से धड़का था। बेटे के लिए वो इनाया को फाइनल तो कर चुका था, लेकिन
इनाया को पहली नज़र देखते ही उसे ये नहीं लगा था कि वो शादीशुदा है या एक बच्चा पैदा कर चुकी है। वो छुई मुई सी लड़की उसे कहीं से शादीशुदा नहीं लग रही थी, लेकिन इस पहली नज़र में दिल को ज़रूर अच्छी लग गई थी। जानबूझकर उसने उसके लिए एक ऐसा एग्रीमेंट तैयार किया जिसके तहत इनाया को उसके घर पर रहना था, और इनाया की मजबूरी थी, इसीलिए वो भी तैयार हो गई। इतना तो आलम सिकंदर को भी अंदाज़ा हो गया था कि लड़की मजबूर और बेबस है, और ये काम किसी निहायत मजबूरी के तहत ही कर रही है। वहाँ आने वाले और भी बहुत सी ख़वातीन मजबूरी के तहत ही आई थी, लेकिन कोई भी हुस्न और खूबसूरती में इनाया का मुकाबला नहीं करती थी। बहरहाल इनाया ड्राइवर के साथ आलम सिकंदर के घर पहुंच गई थी। मुलाजमा से अरहम के कमरे में ले गए। अरहम उसका छोटा बेटा था, बिल्कुल चंद माह का, और इस वक्त रो रो कर बेहाल हो रहा था। मुलाजमा कहने लगी, इसका फीडर है, अभी तो इसे फीडर से फीड करवा दें। साहब ने कहा है कि पहले आपको अच्छी खुराक दी जाएगी ताकि बच्चे को ताकत मिल सके, क्योंकि साहब के मुताबिक आप काफ़ी कमज़ोर हैं। ये सुनकर इनाया कुछ तजब्जुब का शिकार हुई थी। उसे मुलाजमा के हाथ से फीडर पकड़ा और गोद में उस नन्हे मुन्ने से वजूद को डालकर फीडर पिलाया। कुछ ही देर में वो सो चुका था। बच्चा काफ़ी सेहतमंद था। देखकर ये नहीं लगता था कि इसे कोई ऐसी बीमारी है जिसके लिए इसे माँ के दूध की अशद ज़रूरत है। बहरहाल वो अपने बैग में दूध का डब्बा और फीडर वगैरह सब रख कर लाई थी, क्योंकि उसे डब्बे का ही दूध पिलाना था, क्योंकि ना तो वो शादीशुदा थी, ना ही उसका कोई बच्चा पैदा होकर मरा था। ये सब उसने अपने भाई के लिए झूठ बोला था, लेकिन ये काम वो चुपके से करना चाहती थी, किसी को भी बताए बगैर, ताकि उसकी नौकरी भी चलती रहे और उसके भाई का इलाज भी होता रहे। बहरहाल बच्चा सो चुका था और बच्चे को संभालने के अलावा इनाया का और कोई दूसरा काम नहीं था। कुछ देर वो कमरे का जायजा लेती रही। कमरे में एसी ऑन था, कमरा काफ़ी ठंडा था। उसने बच्चे पर कंफर्टर ओढ़ा दिया, अपने भाई के बारे में सोचने लगी। उसके लिए दुआएं करती थी कि उसे कुछ ना हो, लेकिन वो बहुत कमज़ोर हो चुका था। डॉक्टर ने कहा था कि अगर इसका इलाज 6 माह मुसलसल चलता रहेगा तो उन्हें उम्मीद है कि वो इस बीमारी से लड़ सकेगा और सेहतयाब भी हो जाएगा। इसीलिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया था। पहले ही नौकरी से घर के अखराजात तो पूरे हो रहे थे, लेकिन भाई की बीमारी पर लाखों का कर्जा था। अभी तो उसे ये नहीं पता था कि 6 महीने बाद वो मज़ीद 15 लाख का इंतज़ाम कैसे करेगी। बच्चे को हाथ से थपथपाते हुए वो यही सोच रही थी जब अचानक से कमरे का दरवाज़ा खुला। बिना दस्तक दिए आलम सिकंदर उसके कमरे में दाखिल हुआ। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी, अपना दुपट्टा दुरुस्त करने लगी। नागवारी से माथे पर बल पड़े थे। आलम शाह उसी को देख रहा था। कहने लगी, आपको दरवाज़ा नॉक करके आना चाहिए था। वो कहने लगा, घर मेरा, कमरा मेरा, मैं भला क्यों नॉक करके आऊँ? आलम सिकंदर कभी भी इजाज़त लेकर नहीं आता। ये सुनकर इनाया के माथे की लकीरें गहरी हुई थी। कहने लगी, ये एक बुरी सी बात है, इखलाक के बिल्कुल खिलाफ। इंसान को दरवाजे पर दस्तक देकर आना चाहिए। वो कहने लगा, ये अखलाकियात दर्स आप किसी और को दीजिएगा मिस इनाया। अभी अभी 15 लाख दिए हैं मैंने आपको, इस चीज़ के लिए नहीं कि आप मुझे अखलाकियात का सबक पढ़ाएं। फिर मुलाजमा को आवाज़ देकर कहने लगा, जो मेन्यू मैंने दिया था वो तैयार हो गया? मुलाजमा कहने लगी, जी साहब, सब कुछ रेडी है। वो कहने लगा, टेबल पर खाना लगाएं। फिर इनाया की तरफ मुतवज्जे होकर कहने लगा, मिस इनाया, आप खाना डाइनिंग टेबल पर खाएंगे और मेरे सामने खाएंगे। मैं नहीं चाहता कि आप खुराक में बद एहतियाती करें और मेरा बच्चा कमज़ोर हो जाए। चले मेरे साथ, खाना टेबल पर लग चुका होगा। इनाया को उसकी बात समझ नहीं आई। बहरहाल वो बाहर आई तो टेबल पर खाना लग चुका था। गोश्त का सालन था, साथ में कीमा आलू भी था, इसके अलावा चिकन टिक्का भी मौजूद था। यूँ कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि सब चीज़ें गोश्त और चिकन से बनी हुई थी। इनाया ज़्यादातर सब्ज़ी और दालें खाने की शौकीन थी। कुछ किस्मत ने भी यही खिलाया था। वो टेबल पर बैठ गई। फिर आलम सिकंदर से कहने लगी, अपनी मुलाजमत से कहिए कल कोई दाल सब्जी भी साथ बना ले। मैं इतना ज़्यादा गोश्त और चिकन खाने की आदी नहीं हूँ। आलम सिकंदर कहने लगा, खाना आपको मेरी मर्ज़ी से खाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको हर चीज़ मेरी मर्ज़ी से ही करनी पड़ेगी मिस इनाया। ये सुनकर इनाया को कुछ अजीब सा लगा था। वो शख्स तो उससे यूँ बात कर रहा था जैसे उसका मालिक बन बैठा हो। वो कहने लगी, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी मिस्टर आलम, आप कहना क्या चाहते हैं? वो कहने लगा, मैंने तो सीधी सी बात की है। देखिए मिस इनाया, आपकी खुराक का ताल्लुक मेरे बेटे की सेहत से है, और इतना तो आप भी अच्छे तरीके से समझती ही होंगी। जाहिर सी बात है, शादीशुदा हैं, एक बच्चे की माँ बन चुकी हैं। आपका बच्चा चंद दिन ही हयात रहा है, लेकिन इतना तो आपको पता होगा ना कि माँ की अच्छी खुराक बच्चे की सेहत की ज़मानत होती है, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप अच्छी खुराक खाएं। अपनी सेहत देखी है आपने? लगता ही नहीं कि। ये कहकर उसने कीमे वाला बाउल उठाया और एक चमचा भर कर कीमा इनायत की प्लेट में डाल दिया। कहने लगा, इसे ख़त्म करें, चाहे तो चम्मच से खा लें, इसके बाद बाकी की चीज़ें भी हैं। इनायत कहने लगी, मैं इतना नहीं खाती, मुझे आदत नहीं है। आलम सिकंदर कहने लगा, फिर वही बात, अरे भाई अपनी मर्जी नहीं करनी,
मेरी मर्जी चलेगी। उसने शहादत की उंगली अपने सीने की तरफ करते हुए कहा, मैं फैसला करूंगा कि आपने क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, क्योंकि आप मेरे बेटे की केयर टेकर हैं। उसने आपसे परवरिश पानी है, तो आपको मेरे मुताबिक चलना पड़ेगा ना। आपका उठना बैठना सोना जागना सब कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक होगा, और एग्रीमेंट में मैंने ये सब मेंशन कर दिया था। आपने पढ़कर साइन भी किया है। उस वक्त तो इनाया के दिमाग में बस डॉक्टर की बातें घूम रही थी कि जल्द अज जल्द पैसों का इंतज़ाम करें, क्योंकि आपके भाई का अगर ट्रीटमेंट शुरू ना हुआ तो हम उसकी ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं ले सकते, और भी ज़्यादा मुसीबत में फंस जाएगा। इससे तो एग्रीमेंट ठीक से पढ़ा ही नहीं था, बस साइन किया और चेक लेकर सीधा हॉस्पिटल गई थी, लेकिन अब चुपचाप नजरें झुकाए बैठी थी। आलम ने नैपकिन अपनी गोद में रखा और कहने लगा, मिस इनाया, खाना शुरू करें। इनाया अगर रोटी के साथ वो कीमा खाती तो यकीनन उसके बाद कुछ भी नहीं खा सकती थी, इसीलिए उसने सामने से चम्मच उठाया और चम्मच से खाने लगी, लेकिन फिर भी कीमा बहुत ज़्यादा था। चम्मच से खाने के बावजूद भी उसका पेट भर चुका था। लेकिन तभी आलम सिकंदर ने उसकी प्लेट में गोश्त का सालन डाल दिया और साथ में उसे रोटी पकड़ाई। कहने लगा, अब ये खाएं। इनाया कहने लगी, मैं मज़ीद नहीं खा सकती, प्लीज़। कहने लगा, खाना तो पड़ेगा आपको मिस इनाया, क्योंकि पूरी रात मेरे बेटे ने आपको खाना है, आपके सीने से लगकर अपनी भूख मिटानी है, तो आपके अंदर भी तो खुराक होनी चाहिए। आलम सिकंदर का अंदाज उसे बड़ा ही अजीब लगा था। अपने नीचे का होंठ दांत दबाते हुए उसने ये बात कही थी, और फिर जिन नज़रों से इनाया को देखा था उसे अपने वजूद में चींटियाँ चलती हुई महसूस होने लगी थी। वही आर पार चीती हुई नज़रें जो इनाया को कप कपाने पर मजबूर कर गई थी, वो झुरझुरी सी लेने पर मजबूर हो जाती थी। इनाया का जब्त एक दिन में जवाब दे गया था। वो खड़ी हो गई। अरे बैठिए ना मिस इनाया, प्लीज़ आधी रोटी खा लें। मैं मुलाजमों से कहकर दूध का ग्लास भी आपके लिए कमरे में रखवा दूंगा, ताकि मेरे बेटे का पेट भरने से आपको कमज़ोरी महसूस ना हो। इनाया जिद हुई थी, फ़ौरन से कमरे के अंदर चली गई। उसे लगा था कि एक आसान सा काम है जो वो कर लेगी, मगर आलम सिकंदर ने 4 घंटों में ही उसका जीना दोभर कर दिया था। वो बड़ी बेचैन थी। इनाया को लग रहा था कि उसने शायद कोई गलत फैसला कर दिया। ये शख्स तो मुझ पर अभी से अपनी मर्जी चला रहा है, हालांकि ऐसी कोई बात उसने मेरे साथ डिस्कस नहीं की थी। अब पता नहीं एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ था, वो नहीं जानती थी। इनाया सोचने लगी कि लेकिन बहरहाल इनाया को आलम का यूं हुक्म चलाना, यहाँ तक कि इनाया ने क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे उठना बैठना है, हर चीज़ पर अपना हुक्म सादिर करना, उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। फिर उसकी जूम आईनी बातें, उसके इशारे, उसकी आर पार करती नजरें, इनाया को सब कुछ बहुत ही अजीब सा लग रहा था। बहरहाल रात के 12 बजे अरहम उठकर फिर से रोने लगा। इनाया की भी आंख खुल गई। जल्दी से उसने अपने बैग से फीडर निकाला, उसका अच्छी तरह से धोया, पाउडर वाला दूध का फीडर बनाकर उसने अरहम को पिलाया। वो फीडर पीने के बाद फिर से सो चुका था। जल्दी से इनाया ने उस फीडर को धोया टिश्यू से अच्छी तरह से, और दोबारा से उसे अपने बैग में रखकर बंद कर दिया। रात को उसे दुपट्टा पहनकर सोने की आदत नहीं थी, इसीलिए उसने अपना नाइट सूट निकाला, जो कि एक ढीला ढाला सा ट्राउज़र और शर्ट थी। वॉशरूम चली गई, ठंडे पानी से शावर लिया और फिर शर्ट और ढीला ढाला ट्राउज़र पहनकर कमरे में आकर लेट गई। हालांकि एसी चल रहा था, लेकिन नहाने के बाद वो बहुत पुरसुकून महसूस कर रही थी। चंद ही मिनटों में उसकी आंख लग गई। सुबह 6 बजे फिर अरहम के रोने की आवाज़ पर वो उठी, दोबारा से फीडर दिया, उसका पैम्पर चेंज किया। अरहम अब उसके सीने के साथ लगकर सो चुका था, लेकिन सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो बुरी तरह हड़बड़ा कर उठी थी, क्योंकि कमरे में आलम सिकंदर मौजूद था और उसे यूं टिकटिकी बांधे देख रहा था। अपने ऊपर चुभती नजरें महसूस करके ही उसकी आंख खुली थी। जैसे उसने सामने आलम सिकंदर को देखा तो हड़बड़ा कर उठ बैठी। दुपट्टा इस वक्त सोफे पर मौजूद था। उसने तो अभी तक कपड़े भी नहीं तब्दील किए थे और वो उसे बेखुद होकर देख रहा था। इनाया ने अपने दोनों हाथ अपने सीने पर रखकर खुद को छुपाने की कोशिश की और आलम सिकंदर की मुस्कुराहट गहरी हो गई। कहने लगे, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो कहने लगा, आपको रात को तो बताया था मेरा घर है, मैं तो कहीं भी आ जा सकता हूँ। वो कहने लगी, लेकिन मैं आपकी ज़रख़लीत ग़ुलाम नहीं हूँ, मैं आपकी महरम भी नहीं हूँ कि बिला तकल्लुफ़ आप मेरे कमरे में बिना दस्तक दिए आ जाएं। मैं आपको ऐसी इजाज़त हरगिज़ नहीं देती। फिर जल्दी से उठकर सोफे से अपना दुपट्टा उठाकर खुद पर लपेटा। वो कहने लगा, मैं तो ये पूछने आया था कि रात को आपको कोई मुश्किल तो पेश नहीं आई और अरहम ने आपको ज़्यादा तंग तो नहीं किया? वो कहने लगी, नहीं, मुझे कोई तंग नहीं किया, लेकिन आइंदा आप दस्तक दिए बिना नहीं आएंगे। कहने लगा, ठीक है, ऐसा ही करूँगा। तो कहने लगा, दूध पी लिया था आपने रात को?
عنایت کا اس کی یہ تفتیشی انداز زہر لگتا تھا۔ وہ کہنے لگی جی نہیں، مجھے رات کو دودھ پی کر سونے کی عادت نہیں۔ وہ کہنے لگا تو پھر عادت ڈالیں، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے بچے میں ذرا سی بھی کمزوری آئے۔ میں نے سنا ہے کہ عورت تازہ دودھ پیے تو بچے کو بھی دودھ کا اثر ہوتا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ عالم شاہ کی بات پر عنایت کا جی چاہا یہاں سے بھاگ جائے۔ میں کچھ نہیں جانتی، بڑے غصے سے عنایت نے کہا تھا۔ ارے ایسے کیسے نہیں جانتی؟ اپنے بچے کو بھی تو دودھ پلایا ہوگا نا آپ نے، ماں کو تو یہ سب باتیں پتہ ہوتی ہیں۔ آپ کیسی ماں تھیں کہ آپ کو یہ نہیں پتا تھا؟ وہ اسے شاید سچ کرنے ہی آیا تھا۔ بہرحال اپنی خوراک کا خاص خیال رکھیں، ورنہ مجھے زبردستی اپنے ہاتھ سے آپ کو دودھ پلانا پڑے گا۔ وہ کمرے سے باہر گیا تو عنایت نے اپنے کپڑے تبدیل کیے۔ تب تک ارحم بھی اٹھ چکا تھا۔ اسے نہلا کر صاف ستھرے کپڑے پہنا کر عنایت نے بیڈ پر لٹا دیا۔ وہ کھیلنے لگا۔ وقت یوں ہی آگے بڑھنے لگا۔ عنایت کی پریشانی اس وقت دوہری ہو جاتی تھی جب عالم شاہ گھر پر آتا تھا۔ ایک ایک بات اس سے پوچھتا تھا، دن میں کتنی بار میرا بیٹا فیڈ کرتا ہے؟ آپ کو مشکل تو پیش نہیں آتی؟ ایسی باتیں جس سے عنایت نروس ہونے لگتی تھی، ایسی باتیں جو شوہر بچے کے حوالے سے اپنی بیوی سے پوچھتا ہو، وہ بھی بہت بے تکلف انداز سے۔ 1 مہینے بعد ڈاکٹر کا فون آیا۔ اس نے عنایت کو ہاسپٹل بلایا تھا کیونکہ اس کے بھائی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ رات کے کھانے کے دوران اس نے عالم سے کہا کہ سر مجھے ہاسپٹل جانا ہے، میرے بھائی کی طبیعت کچھ بہتر نہیں ہے، اسی لیے ڈاکٹر نے فون کر کے اطلاع دی ہے۔ وہ کافی پریشان تھی۔ عالم شاہ سلاد کھا رہا تھا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، میں جب صبح آفس جاؤں گا تو آپ تیار رہیے گا، میں آپ کو لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگی نو سر، میں خود چلی جاؤں گی، مجھے 3-4 گھنٹے کی چھٹی چاہیے۔ اس بات پر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ کہنے لگا کیا مطلب 3-4 گھنٹے؟ دیکھیں مسز عنایت، میں آپ کو صرف 1 گھنٹے کی چھٹی دے سکتا ہوں، وہ بھی بمشکل۔ میں آپ کو آپ کے ہاسپٹل ڈراپ کر دوں گا، 1 گھنٹے بعد ڈرائیور آپ کو لے لے گا۔ ویسے بھی میرا بچہ اب آپ کا عادی ہونے لگا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرا بچہ آپ کو مس کرے اور پیچھے سے رونا دھونا مچائے۔ میں اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، اور ہاسپٹل ایسی جگہ ہے جہاں میں اپنے بچے کو آپ کے ساتھ بھیج نہیں سکتا۔ بہرحال 1 گھنٹے سے زیادہ کی چھٹی آپ کو نہیں مل سکتی۔ اس نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ اس کا بھائی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیوں ہے، اسے کیوں جانا ہے۔ عنایت چاہتی تھی کہ شاید وہ پوچھے اور وہ بتائے کہ میرا بھائی کس خطرناک مرض میں مبتلا ہو چکا ہے۔ شاید اس کے دل میں کوئی ہمدردی جاگ اٹھے اور وہ پیسے دے دے، کیونکہ 6 مہینے بعد اسے لازمی 15 لاکھ کی ضرورت تھی۔ لیکن اس نے کچھ پوچھا ہی نہیں۔ عنایت کو اس نے صبح ہاسپٹل چھوڑا تھا اور وہیں سے چلا گیا۔ وہ اپنے بھائی سے ملی جو پہلے سے بھی کافی کمزور لگ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا یہ میڈیسن وقت پر نہیں لیتا، انجیکشن لگاتے ہیں تو لڑنے جھگڑنے لگ جاتا ہے۔ عنایت نے کہا ایسا کیوں کر رہے ہو تم؟ فرحان کہنے لگا آپا مجھے یہاں نہیں رہنا، خدا کے لیے مجھے یہاں سے لے جاؤ، میں یہاں نہیں رہنا چاہتا۔ عنایت کہنے لگی میرے اختیار میں ہوتا تو میں لے جاتی، لیکن میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، اور یہاں تمہارا اچھا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے بھائی کو سمجھایا تھا۔ گھڑی پر نظر دوڑائی تو 1 گھنٹہ ہونے والا تھا۔ تبھی ڈرائیور کی کال اس کے نمبر پر آئی کہ وہ نیچے اس کا انتظار کر رہا ہے۔ عنایت اپنے بھائی کو تسلی دے کر اور اسے سمجھا کر آئی تھی کہ وہ ٹریٹمنٹ کروائے۔ واپس گھر آئی تو ارحم کے رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس نے جلدی سے ارحم کو گود میں لیا، اسے فیڈر پلایا، کچھ دیر وہ اسے کھیلتا رہا، پھر سو گیا۔ رات کو عنایت کو لگا جیسے پھر کوئی چبھتی ہوئی نظریں اس پر ہیں۔ اس نے آنکھیں کھولی تو کمرے میں اندھیرا تھا، پھر یوں لگا جیسے کسی کے ہاتھ کی انگلیاں اس کی گردن پر دھیرے دھیرے پھر رہی ہیں۔ وہ تو یک دم چلا کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے جلدی سے ہاتھ مار کر لیمپ آن کیا اور سامنے دیکھا تو عالم سکندر تھا۔ پتہ نہیں کس جذبے کے تحت آنکھیں گلابی تھیں، وہ بھی نائٹ سوٹ میں ملبوس تھا۔ اسے دیکھ کر بری طرح سے وہ گھبرائی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خماری دیکھ کر عنایت کے ہوش اڑے تھے۔ وہ فوراً سے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی آپ اس وقت میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگا بس نیند نہیں آ رہی تھی۔ یہ کہہ کر وہ عنایت کے قریب آیا تھا۔ اس کے چہرے پر بکھرے بال اپنی شہادت کی انگلی سے پیچھے کرنے لگا، لیکن اس نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ پیچھے کیا۔ کہنے لگی یہ کیا بدتمیزی ہے، جائیے باہر، اور اب میں کمرہ لاک کر کے سویا کروں گی۔ کہنے لگا ایسے کیسے؟ تمہیں میں ایڈوانس پیسے دے چکا ہوں، 1 سال سے پہلے تو تم جا نہیں سکتی۔ کہنے لگا ارے جوانی میں تمہارا شوہر چلا گیا، شوہر کی کمی تو محسوس ہوتی ہوگی تمہیں۔ ایک ایک قدم وہ عنایت کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کہنے لگا میں نے کوئی انوکھی بات تو نہیں کی، اس عمر میں اپنے جذبات قابو کیسے پاتی ہو؟ کیا دل نہیں چاہتا کہ کوئی ہو، میٹھی میٹھی باتیں کرے، تمہیں تسکین پہنچائے؟
मेरी बीवी को तलाक लिए भी 3 माह हो चुके हैं। अरहम के पैदा होने से पहले उसने तलाक ले ली थी। फिर जैसे ही मेरा बेटा पैदा हुआ उसने मुझे पकड़ा कर हर ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया। और जानती हो, इद्दत ख़त्म होते ही उसने शादी भी कर ली, क्योंकि औरत शादी के बाद मर्द के बगैर रह ही नहीं सकती, जैसे कि मर्द औरत के बगैर नहीं रह सकता। आज मुझे भी बड़ी शिद्दत से अपनी बीवी की कमी महसूस हो रही है। मैंने सोचा शायद तुम जाग रही होगी, ऐसी कोई ख्वाहिश तुम्हें भी तंग कर रही होगी। वो कहने लगी, तमीज़ से बात करें मेरे साथ, इस किस्म की फजूल बातें ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आलम सिकंदर मुस्कुराया था और कहने लगा, ओके ओके, गुस्सा क्यों कर रही हो? चलो वो दूसरी बात कर लेता हूँ। तुम्हारे भाई को कैंसर का मर्ज है, एम आई राइट? उसने एक और कदम इनाया की तरफ बढ़ाया था। अब इनाया दीवार के साथ जा लगी थी। कहने लगी, जी। वो कहने लगा, लाखों की ज़रूरत है उसके इलाज में, और तुम्हारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, एम आई राइट? इनाया कहने लगी, जी हाँ, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? वो कहने लगा, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे भाई के सारे अखराजात उठाऊं तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। इनाया कहने लगी, वो क्या? आलम सिकंदर कहने लगा, मुझसे निकाह कर लो। लेकिन इनाया ने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी, नहीं, मेरी मंगनी हो चुकी है और मेरा मंगेतर कुछ अरसे के लिए सऊदीया गया है। 1 साल में वापस आ जाएगा और मैं शादी उसी से करूँगी। अपने भाई का इलाज मैं अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों से करवा लूँगी, आप फिक्र ना करें। इनाया के इनकार ने तो जैसे आलम सिकंदर के अंदर एक आग सी लगा दी थी। कहने लगा, व्हाट डू यू मीन? कौन सा मंगेतर? कैसा मंगेतर? तुम्हारे शौहर के इंतकाल को भी चंद माह हुए हैं। बकौल तुम्हारा बच्चा चंद दिन की जिंदगी जीकर मर गया, एम आई राइट? इनाया के तो जैसे होश उड़े थे। जल्दबाजी में वो सच बोल गई थी। वाकई उसका मंगेतर सऊदीया में था और अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। झूठ तो उसने नौकरी हासिल करने के लिए बोला था, लेकिन अब लग रहा था कि वो बुरी तरह से फंस चुकी है। एक शादीशुदा औरत का मंगेतर कैसे हो सकता है? बताओ मुझे। उसकी आंखों के डोरे गुलाबी होने लगे। पीछे दीवार थी। इनाया पूरी तरह घबराई थी। कहने लगी, शौहर के इंतकाल के बाद एक नौजवान ने मुझे प्रपोज किया था। वो मैं इनाया से बात बनाए नहीं बन रही थी। तो तुम शादीशुदा एक बच्चे की माँ रह चुकी हो, यही कहा था ना तुमने? इनाया की रंगत सफ़ेद पड़ी थी। जी, यही सच है। इनाया की बात सुनकर आलम सिकंदर ने घूर कर उसे देखा। सबूत दो लड़की कि तुम एक बच्चे की माँ रह चुकी हो और अपने बच्चे को तुमने फीड भी करवाया था। चलो उतारो ये दुपट्टा, मुझे सबूत देखना है। आलम के मुंह से ये सुनकर इनाया गुस्से से आग बबूला हुई थी। कहने लगी, ये क्या बदतमीजी है, आपको शर्म नहीं आती? ये सुनकर आलम के करीब आया और अपने मोबाइल पर एक वीडियो दिखाई, जिसे देखकर इनाया के होश उड़े थे। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि वो शख्स इतनी घटिया हरकत भी कर सकता है। मैं अच्छे से जानता हूँ कि जब औरत फीड करवाती है तो उसकी फिगर कैसी होती है और एक कंवारी लड़की की फिगर कैसी होती है। अब खुद से दुपट्टा उतारोगी या फिर मैं? ये कहते हुए आलम ने इनाया के गले में हाथ डालकर उसका दुपट्टा पकड़ा। इनाया की जान निकली थी। वो कहने लगा, मुझे देखना है कि तुम। इनाया ने जल्दी से उसका हाथ पीछे झटका। सच वो जान चुका था। वो नहीं जानती थी कि कमरे में उसने कैमरा लगा रखा है। डब्बे से दूध बनाकर अरहम को पिलाते हुए की वीडियो भी वो उसे दिखा चुका था। जब तुम शादीशुदा एक बच्चे की माँ रह चुकी हो तो फिर मेरे बच्चे को डब्बे का दूध क्यों पिला रही हो? 15 लाख मैंने तुम्हें इस चीज़ के लिए दिए थे। मैंने एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा था कि धोखे की सूरत में 15 के बजाय तुम मुझे 30 लाख वापस करोगी। तुम मेरे बच्चे को डब्बे का दूध पिला रही हो, अपना नहीं। एग्रीमेंट के लिहाज से तुम 30 लाख दोगी मुझे, इनाया, और वो भी एक दिन के अंदर। 24 घंटे हैं तुम्हारे पास। इन 24 घंटों में या तो तुम 30 लाख की रकम वापस करोगी या फिर दूसरा मुझसे निकाह है, और निकाह की सूरत में मैं तुम्हारे भाई के इलाज का खर्चा उठाऊंगा। फिर मुझे ये जानने में बड़ी दिलचस्पी है कि आखिर एक माँ होते हुए तुम्हारा फिगर। अपनी बात अधूरी छोड़कर वो इनाया के होश उड़ाकर कमरे से जा चुका था। इनाया तो यूं थी जैसे काटो तो खून ना निकले। उसका चेहरा बिल्कुल सुर्ख लाल हो चुका था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका सच कितनी जल्दी सामने आ सकता है। हलक तर करके वो एक सांस खारिज करके रह गई। एक नज़र दौड़ाकर आसपास कमरे में देखा कि तभी उससे सामने दीवार पर छोटा सा कैमरा नजर आया। आखिर वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती थी? वो अपना सर पकड़कर बैठ गई थी। तभी अरहम ने रोना शुरू कर दिया। अरहम को रोता देखकर वो उसे गोद में तो उठा चुकी थी, मगर दिमाग तो वहीं पर अटक चुका था। डरते डरते ही सही उसने एक बार फिर अरहम को डब्बे का दूध पिलाया और अपने बेड पर सुलाकर बाहर निकल आई। टांग पर टांग चढ़ा इस सोफे पर बैठा आलम इस वक्त अखबार पढ़ रहा था।
जानता था कि वो लड़की अब उससे आकर माफ़ी तलाफ़ी करेगी, कुछ बोलेगी। ये सोचकर उसके चेहरे पर एक गंभीर सी मुस्कुराहट आई थी और कुछ देर बाद वही हुआ था। इनाया जल्दी से उसके पास आई और कहने लगी, सर, सबसे बड़ी गलती तो मुझसे ये हुई है कि मैंने एग्रीमेंट ध्यान से नहीं पढ़ा। फिर रही दूसरी बात, तो एक्चुअली सर, वो अगर मुझे पता होता कि यहाँ पर कैमरा लगा है तो मैं काफ़ी एहतियात से काम कर लेती। मुझे नहीं पता था कि आप मुझ पर यूँ नज़र भी रख सकते हैं। वो बस किसी तरह बातों को तरोड़ मरोड़ कर कोशिश कर रही थी बात बनाने की। जब आलम कहने लगा, ये क्या बातों को घुमा घुमा कर कह रही हो, कुछ नया बोलो जो मेरी समझ में भी आए। तुमने मुझे धोखा दिया, समझती हो आलम शाह को धोखा देना इतना आसान काम नहीं है, और जो उसे धोखा देते हैं ना वो उसकी सज़ा भी पाते हैं। मेरे सामने अब ये बकरियों की तरह मैं तो मत करो। वो दोनों हाथ सीने पर बांध कर खड़ा हो चुका था, मगर इनाया फौरन रोते हुए कहने लगी, आप गलत समझ रहे हैं सर, मैं आपके बेटे को खुद ही फीड करवाती हूँ। वो तो बस मैं इसलिए डब्बे का दूध पिला रही थी क्योंकि आप कहते हैं ना कि मैं कमज़ोर हूँ। बस वक्त से पहले मेरी शादी हो गई थी और वक्त से पहले ही मैं माँ भी बन गई। मेरा शौहर तो बस मुझे दाल रोटी खिलाता था, बाज़ दफ़ा तो भूखा सोना पड़ता था। इसीलिए मुझ में इतनी सलाहियत ही नहीं कि मैं अपना पेट भर सकूं या बच्चे का पेट भर सकूं। आपके बेटे को भी मैंने फीड करवाने की कोशिश की, मगर उसका पेट नहीं भरता था। इसीलिए मैंने साथ उसे डब्बे का दूध पिलाना शुरू कर दिया। वो बस किसी भी तरह बात बनाकर उसे कहना चाहती थी, मगर हकीकत आलम अच्छे से जानता था। सर से पाँव तक उसे देखने के बाद कहने लगा, अच्छा, मगर मैं कैसे मान लूँ? खैर, जो भी था, तुमने मेरी मर्जी के बगैर कदम उठाया और अब 24 घंटों के अंदर अंदर मेरा 30 लाख मुझे वापस करो या फिर मुझसे शादी करो। सर से पाँव तक उसे देखने के बाद कहने लगा, अच्छा, मगर कैसे? मान लो, खैर जो भी था, तुमने मेरी मर्जी के बगैर कदम उठाया और अब 24 घंटों के अंदर अंदर मेरा 30 लाख मुझे वापस करो या फिर मुझसे शादी करो। इसके बेहद करीब आकर अपनी गर्म सांसें उसके चेहरे पर फेंक कर बोला था और फिर पलट कर उससे देख कर कहने लगा, अच्छी लड़की हो और जितनी तुम खूबसूरत हो, तुम्हारा पहला शौहर तो यकीनन तुम्हारा दीवाना ही होगा। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे हक में ही फैसला करोगी। ये कहकर वो मुस्कुराता हुआ वहाँ से जा चुका था और वो वहीं पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके पास तो भाई के इलाज के लिए 1 रुपया तक नहीं था। वो 30 लाख कहाँ से देती? अगर वो आलम से शादी कर लेती तो ना सिर्फ उसके भाई का इलाज मुफ्त हो जाता, बल्कि वो कर्जे भी माफ़ हो जाते। एक गहरी सांस खारिज करके उसने अरहम को देखा और आखिरी बार उसने अपने मंगेतर को कॉल करना चाहिए, जो शुरू ही से उसके साथ मोहब्बत के बड़े बड़े दावे करता था। कहता था कि तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ज़मीन आसमान की कलाबें मिलाया करता था। इनाया ने उसे कॉल की। पहले तो फ़ोन बंद जाता रहा, फिर जब कॉल उठाई तो मुस्कुराकर इनाया से बात करने लगा कि इतने हफ्तों बाद में तुम्हें कैसे मेरी याद आ गई? मुझे तो लगा था तुम मुझे भूल ही चुकी होगी। वो फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि तुम मुझसे प्यार करते हो ना? वो कहने लगा, हाँ बिल्कुल करता हूँ, तुम्हारे लिए तो ये जान भी हाजिर है। मगर हुआ क्या है? तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हारा भाई ज़्यादा बीमार हो गया है? वो रोते हुए से कहने लगी, मुझे पैसों की ज़रूरत है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? ये सुनकर इनाया का मंगेतर कहने लगा, हाँ हाँ बताओ, कितने चाहिए? 10,000 चाहिए या 30,000? मैं अभी भिजवा देता हूँ। मगर वो रोते हुए कहने लगी, नहीं, मुझे 30 लाख रुपए चाहिए। मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ। मेरे भाई को इन पैसों की ज़रूरत है। अभी वो बात कर ही रही थी कि फ़ोन कट चुका था। दोबारा उसने फ़ोन मिलाने की कोशिश की, मगर फ़ोन ही बंद था। वो समझ चुकी थी कि उसका मंगेतर उसकी कोई मदद नहीं करेगा। रात के तकरीबन 11 बज चुके थे जब वो यूं ही गुमसुम सी बैठी थी, सोच रही थी कि आखिर कैसे इन सब से बाहर निकले। जिन नज़रों से आलम उसे देखता था, शदीद तरसा हुआ दिखाई देता था। ऐसे लगता था जैसे औरत ज़ात के लिए उसके अंदर एक बेतहाशा तड़प मौजूद है, ऐसी तड़प जो सामने वाले को झुलसा कर रख देगी। वो तो ऐसे मर्दों से ही शदीद नफरत करती थी जो हर वक्त अपनी बीवी के साथ रोमांस करते रहते थे। वो अपनी सोचों में गुम थी जब उसके बेहद करीब जीनों पर आलम आकर बैठ गया। कहने लगा, क्या हुआ स्वीटहार्ट, अभी तक फैसला नहीं कर पाई? 30 लाख का इंतज़ाम हो गया है क्या? उसे यूँ अपने पास बैठा देखकर वो हड़बड़ा कर फौरन से उठ चुकी थी। हर तरह से तो वो उसे मजबूर कर ही चुका था और कोई रास्ता भी नहीं बचा था। अब की बार जब उसने पूछा कि क्या प्लान है तुम्हारा सुबह का, ये देखो मैं मज़ीद अब ये दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मेरे बेटे की ज़रूरियात पूरी करती हो तो साथ में मेरी भी कर दोगी, तो क्या हर्ज है? अपने भाई के इलाज की खातिर उसने गहरी सांस खारिज की और कहने लगी, अगर मैं आपसे निकाह कर लूँ
تو کیا میرے بھائی کا خیال رکھیں گے، اس کا علاج کروائیں گے؟ وہ کہنے لگا ہاں بالکل کرواؤں گا، تمہارا بھائی صحت یاب ہو کر گھر لوٹے گا۔ ایک گہری سانس خارج کر کے اس نے شادی کے لیے حامی بھر لی تھی، اور عالم کی آنکھوں میں ایسی چمک ابھری تھی کہ جیسی اسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ اگلے ہی روز وہ دلہن بنی بیٹھی تھی، سرخ رنگ کا فراک پہنے۔ اس نے دوپٹے کو انتہائی سادگی کے انداز میں اپنے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ کرتا شلوار میں ملبوس عالم جب کمرے میں آیا تو اسے یوں دوپٹہ لیے دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ ایک نظر اسے نہار کر کہنے لگا تم تو بہت خوبصورت رہی ہو، مگر یہ کیا، دوپٹہ کیسے لے رکھا ہے تم نے؟ دوپٹے کو سامنے سے ہٹاؤ، جانتی نہیں ہو کیا دلہنیں دوپٹہ کیسے کرتی ہیں؟ اس دوپٹے کو اپنے کاندھوں سے پیچھے کرو۔ یہ سن کر عنایہ تھوڑی سی سٹ پٹائی تھی، جب آگے بڑھ کر خود اس کا دوپٹہ عالم سیٹ کرنے لگا تو وہ پیچھے ہٹ کر کہنے لگی پلیز، شادی نہیں ہوئی ابھی ہماری، جب تک نکاح نہیں ہو جاتا مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ عالم مسکرا اٹھا تھا اور کہنے لگا کہ چلو 10 منٹ اور انتظار کر لیتے ہیں جی۔ یہ کہہ کر وہ اور عنایہ پھر دونوں ہی مولوی صاحب کے پاس آ کر بیٹھ چکے تھے۔ وہاں پر چند گواہان بھی موجود تھے جن کے سامنے ایجاب و قبول دونوں ہی کر چکے تھے۔ ایک گہری سانس خارج کر کے دعا کرتی عنایہ کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے۔ شاید ہی اس کی قسمت ہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی عزت کا سودا کر رہی ہے، اپنے حسن کا سودا کر رہی ہے۔ یہ شخص اس کے ساتھ چند راتیں بتا کر پھر اسے بالکل کسی فضول شے کی طرح پھینک دے گا، جبکہ عالم کے چہرے پر خوشی تھی۔ وہ تو پہلی ہی نظر میں عنایہ کو دیکھ کر اس پر اپنا سب کچھ ہار بیٹھا تھا۔ جیسے ہی مہمان گھر سے گئے تو ارحم رونے لگا۔ عالم کہنے لگا جاؤ پہلے ارحم کو چپ کرواؤ اور پلیز آج اسے جلدی سے سلا دینا، جانتی ہو نا آج ہماری سہاگ رات ہے۔ سہاگ رات کا سن کر ہی عنایہ گھبرا سی چکی تھی، کیونکہ یہ تو وہ بھی جانتی تھی کہ وہ ابھی تک کنواری ہے، کسی مرد نے اسے چھوا تک نہیں تھا۔ نہ جانے اب یہ شخص اس کے ساتھ کیا کرتا۔ وہ ارحم کو آج بے دلی سے سلانے لگی اور وہ سونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ 3 بار عالم دروازے کے پاس آ کر دیکھ چکا تھا اور ہر بار ہی اسے گھور رہا تھا۔ آخرکار کچھ دیر بعد ارحم سو ہی گیا۔ رات کے 11 بج چکے تھے جب وہ گھڑی پر وقت دیکھ کر کچھ سوچنے لگی۔ اب تک تو عالم سو ہی چکے ہوں گے۔ یہ سوچ کر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ارحم کے ساتھ ہی سو جاتی ہے۔ صبح عالم کو بہانہ لگا دے گی کہ ارحم لیٹ سویا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ابھی کمفرٹر میں ارحم کے ساتھ لیٹتے ہوئے خود پر لیا ہی تھا اور آنکھیں بند کی ہی تھیں جب سر پر لٹکتی ہوئی تلوار کی طرح عالم ایک بار پھر آ چکا تھا۔ قریب کھڑے ہو کر اس نے گلا کھنکارا کہ وہ کرنٹ کھا کر اٹھ بیٹھی اور جلدی سے دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ اسے یوں گھبراتے ہوئے دیکھ کر عالم کو نہ جانے کیسے سکون مل رہا تھا۔ کہنے لگا جاؤ کمرے میں جا کر بیٹھو جیسے نئی نویلی دلہن بیٹھتی ہے۔ تمہیں تو پتا ہوگا نا نئی نویلی دلہن کیسے بیٹھتی ہے، آخر کو پہلی بار تھوڑی ہے تمہارا، اس سے پہلے بھی تو کسی نے تمہارا گھونگھٹ تو اٹھایا ہی ہوگا نا، تمہارے حسن کی تعریف بھی کی ہوگی، اور پھر جس طرح سے میں نے اپنی بیوی کے ساتھ سہاگ رات کے خوب مزے لوٹے تھے ٹھیک ویسے ہی تم نے بھی تو لوٹے ہوں گے۔ آج میں تمہاری رات اتنی رنگین بناؤں گا کہ تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر یہ سب کچھ بولا تھا اور عنایہ تو بغیر پیچھے مڑ کر دیکھے ہی اس کے کمرے میں پہنچی تھی۔ قدم منو وزنی ہو چکے تھے، وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ سب کچھ حقیقت کھول کر عالم کو بتا دے، مگر ایک خوف بار بار آڑے آ رہا تھا۔ دلہن بنی گھونگھٹ گرائے وہ بیٹھی تھی۔ جب عالم کمرے میں آیا وہ تیز تیز قدم اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اس کے مخملی ہاتھ کو پکڑ کر اپنے لب اس کے ہاتھوں پر رکھ دیے اور پھر گھونگھٹ اٹھا دیے۔ اس کے لیے لرزتی ہوئی پلکیں کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں کو دیکھ کر اس کا دل تو جیسے مچلنے لگا تھا۔ کہنے لگا واقعی تم بہت خوبصورت ہو، تمہیں دیکھ کر تو کوئی بھی مرد پاگل ہو سکتا ہے۔ میں تو پھر عالم شاہ ہوں، حسن پرست، حسن کا دل دادا۔ اسے کہتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ اس کی گردن پر رکھا اور دھیرے دھیرے اس کی گردن کو اپنے ہاتھوں سے مسلنے لگا۔ عنایہ کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ تیز تیز سانس لینے لگی جبکہ عالم کی نظریں اس کی گردن سے ہوتے ہوئے نیچے کو سرک رہی تھی اور پھر وہیں پر ٹک گئی۔ ہلکے سے مسکرا کر کہنے لگا ویسے ایک عورت کی زینت اس کا نسوانی حسن ہوتا ہے اور تم میں تو اس کا دور دور تک کوئی واسطہ ہی نہیں۔ حالانکہ شادی کے بعد تو لڑکیاں اپنے شوہر کی محبت پا کر موٹی تازی ہو جاتی ہیں، تم کیوں نہیں ہوئی؟ یا تمہارا شوہر تم سے پیار ہی نہیں کرتا تھا؟
या फिर मेहनत मजदूरी करके थक कर घर आता था तो तुम्हें उसे देने के लिए वक्त ही नहीं होता था। आलम जानबूझकर उसके साथ ऐसी बातें कर रहा था ताकि उससे सच उगलवा सके। जानता तो वो भी था कि ये लड़की शादीशुदा है ही नहीं बल्कि कंवारी है। इनाया कहने लगी, आप क्यों बार बार मेरे साबका शौहर की बात कर रहे हैं? शर्म नहीं आती आपको? मैं आपकी बीवी बन चुकी हूँ और आप मेरे साथ इस तरह की बातें कर रहे हैं। उसे यूं अपने सामने जबान लड़ाता देखकर आलम कहने लगा, अपनी हद में रहो। ये मत भूलो कि 30 लाख रुपए और तुम्हारे भाई के इलाज के बदले में तुम्हें अपने निकाह में ले चुका हूँ। न जाने और कितने लाख और करोड़ों तुम्हारे भाई के इलाज पर लगेंगे। इसीलिए आवाज नीचे। जब उसे मुस्कुरा कर देख कर कहने लगा, उतारो ये दुपट्टा, तो इनाया चुपचाप दुपट्टा उतार कर एक तरफ रख गई और फिर कहने लगा, अपनी इस फ्रॉक की जिप को खोलो, धीरे धीरे उसे लूज करो। खुमार भरे अंदाज में वो ये सब कुछ कह रहा था। हड़बड़ाते हुए उसने अपना हाथ जिप की तरफ किया और खोलती चली गई। अगले ही पल जब आलम से बर्दाश्त ना हुआ तो वो उसके मजीद करीब हो गया और अपने लब उसकी गर्दन पर रख दिए। उसे पूरी तरह से खुद में समाना चाहता था। इस नाजुक सी लड़की को अपनी बाहों में भरकर उस पर अपनी शिद्दतें लुटाने लगा। उसके जज्बात में इतनी शिद्दत थी कि इनाया सहम कर रह गई थी। उसके वजूद में भी करंट दौड़ रहा था। आज से पहले उसने ये सब कुछ महसूस नहीं किया था, मगर डर और सुकून एक साथ उसे मिल रहा था। फिर एक वक्त वो भी आया जब आलम ने उस पर अपनी शिद्दतें लुटाना चाही कि तभी डरते हुए आंखों में आंसू लाए उसने आलम को देखा और इंतहाई सरगोशी नुमा अंदाज में कहने लगी, प्लीज़ प्लीज़ सर, वो मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मगर वो उसके लबों पर अपने लब रख कर उसे खामोश करवा गया। न जाने कितनी ही तकलीफ थी जो उस रात में समाई हुई थी। आलम सारी रात उस पर अपनी शिद्दतें लुटाता रहा। पूरी रात उसका दिल ही नहीं भरा था। वो बेजान सी बिस्तर पर पड़ी थी। जब सुबह 8 बजे आलम की आंख खुली तो वो लड़की अभी भी बेड पर उसकी बाहों में सो रही थी। जैसे उसने उठकर बेड को देखा तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। वो तो उसे सिर्फ अपना एक शक समझ रहा था, मगर ये लड़की तो सचमुच अनछुई हुई थी। बेड की चादर गवाह थी कि वो लड़की शादीशुदा नहीं थी, बल्कि आलम उसकी ज़िंदगी में आने वाला पहला मर्द था। तभी इनाया की भी आंख खुल गई। पूरा वजूद दर्द से टूट रहा था। गुज़िश्ता रात उसने जिस तरह की शिद्दतें खुद पर बर्दाश्त की थी, आलम तो ये समझ रहा था कि शायद वो एक बच्ची की माँ है। ये सब कुछ उसके लिए एक आम सी बात होगी, मगर बेड की चादर को देखकर उसको अफसोस हो रहा था। शर्म के मारे और तकलीफ से इनाया भी खुद को समेटती बैठती। वो उठने लगी मगर आलम उसे पकड़ चुका था। बाजुओं से खींच कर अपने करीब कर गया। कहने लगा कि कहाँ जा रही हो? मैंने तुम्हें इजाज़त दी कि बेड से उठो। कहने लगी, प्लीज़ छोड़ें, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दवा लेने दें। मगर उसे बाजुओं से पकड़कर अपने करीब करते हुए कहने लगा, अभी भी सच नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें मज़ीद तकलीफ़ दूंगा। समझ रही हो ना तुम? बताओ तो मुझे हकीकत क्या है? छुपाने का तो कुछ जवाज़ बचता ही नहीं है। आप एक गहरी सांस खारिज करके रूखे से अंदाज में कहने लगी, पूरी रात आपने मुझ पर अपनी शिद्दतें लुटाई हैं। खुद को तो बड़ा एक्सपर्ट कहते हैं, तो क्या आपको पता नहीं चला कि मैं शादीशुदा नहीं थी या फिर गैर शादीशुदा? झूठ बोलकर मैं आपके बेटे के लिए इस घर में आई क्योंकि मुझे अपने इकलौते भाई का इलाज करवाना था। मेरा उसके सिवा और कोई सहारा नहीं था। मुझे लगा मैं बच्चे को पाल लूँगी, उसका ख्याल रखूँगी, साथ में मेरे भाई का इलाज भी होता रहेगा। मैंने आपसे झूठ बोला था कि मैं बेवा हूँ। आलम के माथे पर बल तो पड़े थे, मगर साथ ही साथ खुशी की इंतहा भी नहीं थी। जिस तरह का मर्द वो था, ऐसे मर्द तो कंवारी लड़की से शादी करके खुशी महसूस करते हैं। वो उसे छोड़ चुका था। इनाया फ्रेश होकर बाहर आई और एक नज़र खुद को देखा। आज वो बड़ी बड़ी लग रही थी। न जाने शादी में ऐसा क्या रखा था कि शादी के फ़ौरन बाद वो खुद को एक लड़की नहीं बल्कि एक औरत समझने लगी थी। इसके बाद सारा दिन उसका अरहम के साथ गुजर चुका था। उसकी तबीयत भी ख़राब थी और अरहम भी उसे आज बहुत तंग कर रहा था, मगर फिर भी वो उसे संभालती रही। तभी आलम की कॉल आ गई। कहने लगा, आज के बाद से मेरा खाना तुम ही बनाओगी, ये तुम्हारी सज़ा है। तुमने मुझसे झूठ बोला था ना, आज के बाद तुम सारा दिन मेरे बेटे को संभालोगी, रात में मेरे लिए खाना भी बनाओगी और फिर सारी रात तुम्हारी मेरे साथ गुजरेगी, समझी? तो इनाया तो सर पकड़ कर रह गई। कहने लगी, सर आप इस गलती की सज़ा दे रहे हैं मुझे। मगर वो आगे से मुस्कुरा देता। शादी को 3 दिन गुजर चुके थे और 3 दिनों में एक बार भी आलम ने उसे
सुकून से सोने नहीं दिया था। पहले सारा दिन अरहम उसे बेचैन किए रखता और फिर रात को अरहम का बाप आलम शाह उसे सोने नहीं देता था। पूरी रात उस पर अपनी शिद्दतें लुटाता। अब तो उसका जी भी उकताने सा लगा था। उसे आलम से चिढ़ सी होने लगी थी। वहीं दूसरी जानिब अस्पताल में उसके भाई का इलाज भी पहले से ज़्यादा अच्छा होने लगा था। इस बार जब वो हॉस्पिटल गई तो अरहम को भी साथ लेकर गई थी। जब उसके भाई ने एक बच्चे को उसकी गोद में देखा तो हैरत में मुब्तला हो गया। कहने लगा, ये बच्चा कौन है? ये तुम्हारे मालिक का बच्चा है। तुम इसे यहाँ अस्पताल क्यों ले आई हो? मुझे नर्वस थी कि वो अपने भाई को सच्चाई बताए या ना बताए। इनाया ने गहरी सांस खारिज की और फिर कहने लगी, ये मेरा बेटा है, मेरा सौतेला बेटा। मैं इसकी रज़ाई माँ बनकर इसके घर में गई थी, मगर इसके बाप ने मुझसे शादी कर ली और अब आलम शाही तुम्हारा अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। उसके भाई को जिस कदर धचका लगना था वो लग गया था। वो तो सोच भी नहीं सकता था कि कभी ऐसा भी होगा। आंखों से मुसलसल आंसू बहने लगे थे। कहने लगा कि तुमने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी। अपनी उम्र देखो और उस शख्स को देखो। वो दोनों बहन भाई एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे, मगर उसने अपनी तरफ से पूरा यकीन दिलाया था कि आलम मेरा बहुत ख्याल रखता है। इतने अच्छे हैं वो, तभी तो देखो ना तुम्हारा इलाज भी करवा रहे हैं। डॉक्टर का कहना था कि मज़ीद 1 मंथ तक ट्रीटमेंट चला तो आपका भाई रिकवर होकर घर पहुंच जाएगा। इस बात की उसे खुशी थी कि सब कुछ अगर मुमकिन हो रहा था तो आलम की वजह से ही हो रहा था। वापसी पर आलम उसे खुद लेने के लिए आया था और हम उसकी गोद में बैठा बार बार कभी अपनी माँ को मुस्कुरा कर देखता तो कभी आलम को मुस्कुराते हुए। वो अरहम को चूमने के बाद आलम का शुक्रिया अदा करने लगी। शुक्रिया सर, अगर आप ना होते तो शायद मेरे भाई का इलाज ना होता। मगर वो आगे से हंसा था कि उसे तो किसी का शुक्रिया और किसी के साथ लेने की आदत ही नहीं थी। हंसकर कहने लगा कि इसमें शुक्रिया की क्या बात, बदले में तुम मेरे बेटे को संभाल रही हो, सारी रात मुझे झेलती हो। तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो शायद अब तो खुदकुशी करके टपक चुकी होती। हर एक के बस में थोड़ी होता है कि वो आलम शाह को झेले। उसकी कड़वी कसीली बात पर वो अंदर तक कलस कर रह गई थी। रास्ते में उसने से एक जानिब गाड़ी रोक दी, अपने बेटे को ट्रॉम में बिठाया और उसे लेकर मॉल चला गया। आज से पहले तो वो सस्ता बाजार और इतवार बाजार से ही अपने कपड़े लेती आई थी। कभी उसने मॉल को सिवाय बाहर के देखा ही नहीं था, मगर आज शहर के सबसे बड़े मॉल में वो आलम शाह के साथ मौजूद थे। इसने पहले तो उसे कुछ कपड़े दिलाए और फिर एक जानिब वेस्टर्न कॉर्नर में ले गया। वो गायब दिमागी के साथ उसके साथ चलती हुई आगे बढ़ी थी। तभी जो कुछ उसके सामने आया देखकर शर्म से चेहरा लाल सुर्ख हो गया था। सामने जो कपड़े थे वो इंतहाई बेबाक थे। ऐसे कपड़े तो अंग्रेज़ी फिल्मों में रात के वक्त वो लड़कियां अपने शौहरों को खुश करने के लिए पहना करती थी, जो यहाँ पर लंडे बाजार की तरह लटक रहे थे। ये सब देखकर इनायत तो अपनी आंखें बंद कर गई। कहने लगी, सर ये सब कुछ क्या है? आपको शर्म नहीं आती? आप मुझे कैसी गंदी जगह पर ले आए हैं? तो फौरन कहने लगा, अपने एक्सप्रेशन न्यूट्रल रखो, समझ में आया? जाओ देखो इन लड़कियों को कैसे अपनी पसंद की नाइटीज़ ले रही हैं। देखो तो कैसे फरमाइशें कर करके कह रही हैं कि जी ये चाहिए वो चाहिए। उतार दो ये शर्म, तुम आलम शाह की बीवी हो और तुम्हारे लिए तो मैं खुद नाइटी पसंद करूँगा। आज रात इस नाइटी में तुम गजब की लगोगी। ये कहते हुए उसने काले रंग की जालीदार नाइटी उसके सामने कर दी, जिसे देखने के बाद इनाया का चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो चुका था। कई और तरह की नाइटीज उसके लिए ले चुका था और फिर पेमेंट करके अपने साथ ले आया। इनाया ने सुख का सांस लिया। फिर घर चले आए थे। घर आते उसने अरहम को दूसरी मुलाजमा के हवाले किया और इनाया को अपने कमरे में ले जाकर कहने लगा, बस मुझे ये सारी नाइटीज पहन कर दिखाओ। तुम जिसमें अच्छी लगी मैं आज रात उसमें तुम्हारे साथ वो रात बिताऊंगा। वो सोचने लगी कि कोई शख्स इस हद तक पागल कैसे हो सकता है। ये शख्स तकता क्यों नहीं था? इनाया भी सर पकड़ कर रह चुकी थी। कभी वो कौन सी नाइटी पहना रहा था तो कभी कोई नाइटी निकाल कर देख रहा था। पहन पहन कर वो थक चुकी थी। आखिरकार एक नाइटी में वो उसे पसंद आ ही गई थी। आगे बढ़कर एक बार फिर वो उस पर झुकने लगा और अपनी शिद्दतें लुटाने लगा और वो संजीदगी के साथ किसी रोबोट की तरह उसके सामने पड़ी थी। आंखों से आंसू भी निकलने लगे थे। अगर कोई और होता, उसका मन चाहा मर्द, तो वो कह भी देती कि क्या मेरा वजूद सिर्फ इसीलिए है कि मुझे इस्तेमाल किया जाए? क्या मर्द औरत को सिर्फ इसलिए अपनाता है ताकि उसके वजूद से तस्कीन हासिल कर सके? उसके कोई और जज्बात नहीं होते? क्या ये अमीर लोग सिर्फ अपनी औलाद और अपनी तस्कीन की खातिर हम जैसियों से शादी करते हैं? वो ये सब कुछ सोच रही थी जब उसे बिल्कुल ठंडा पड़ा देख आलम ने उसे देखा और माथे पर बल डालकर कहने लगा, तुम्हें क्या हुआ? मेरा साथ दो,
समझ में आया? मगर वो यूं ही रोते हुए उसे देखने लगी। कहने लगी, जो कुछ करना है मेरे साथ कर ले, मगर मैं थक चुकी हूँ। शादी को अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और तुम थक गई? आलम की आंखें हैरत से खुली थी, मगर वो बस मुसलसल रोई जा रही थी। कहने लगी कि मेरी भी कुछ ख्वाहिशात थी। मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत करे, मेरी इज्जत करे। मुझे बिल्कुल भी जिस्म के भूखे मर्द अच्छे नहीं लगे। मुझे नफरत थी ऐसे मर्दों से जिनके लिए औरत सिवाय गोश्त के टुकड़े के और कुछ ना हो। मगर मेरी किस्मत है कि मुझे आप मिल गए। आपने मुझे खुद के साथ मोहब्बत करने का मौका ही नहीं दिया, बल्कि हर बार आपने मुझे चिढ़ और नफरतें होने लगी थी खुद से। इनायत जो कुछ सब बोल रही थी और चुपचाप ये अल्फाज वो सुन रहा था। जहन में कई सारे सवाल आकर गुजरे थे। ऐसा पहली बार नहीं था, वो ये बातें पहली बार सुन रहा था। बहुत पीछे उससे ये अल्फाज पहले भी कोई कह चुका था। उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी। एकदम से पूरा वजूद पसीने से शराबूर होने लगा। इनाया अभी भी बोल रही थी, मगर वो कमरे से बाहर निकल चुका था। सीने पर हाथ मसलता हुआ वो जाकर सहन में बैठ गया। हल्की हल्की बारिश और हवा चल रही थी। कहीं बाहर बैठकर वो आंखें मूंद कर वो आवाज़, वो अल्फाज सुनने लगा। उसकी पहली बीवी जरताशा, जिसके साथ वो मोहब्बत करता था और मोहब्बत के नाम पर दिन रात उसके साथ गुर्बत के लम्हात गुजारता रहता था। शुरू में तो वो भी उसका साथ दे देती, मगर धीरे धीरे वो चिढ़ने लगी, यहाँ तक कि रोने लगी, चिल्लाने लगी। मगर आलम शाह कभी भी बास नहीं आया, यहाँ तक कि वो माँ बन चुकी थी। मगर आलम के अंदर इस कदर जुनून था कि वो बास ही ना आता। आखिरकार आलम की बार बार गुर्बत से तंग आकर ही उसने खुला लेने का फैसला किया और वो कोर्ट पहुंच चुकी थी। आलम को हसीन औरतों का नशा था, मगर वो एक वक्त सिर्फ एक औरत के साथ ही रहता था। जिस वक्त खुला का केस चला उस वक्त भी वो प्रेग्नेंट थी। आलम को अपनी बीवी से मोहब्बत तो थी, मगर वो वाज़ेह अल्फाज में कह चुका था कि तुम मेरा बच्चा मेरे हवाले करके जाओगी और इसके बाद मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। आलम की ज़िंदगी में पहली बार ऐसा मोड़ आया था। उसे लगा शायद तब तक जरताशा में थोड़ी सी अकल आ जाए और वो उसके साथ वापस लौट आएगी, मगर जरताशा तो अटल हो चुकी थी। जैसे ही बेटा पैदा हुआ तो उसने अपनी वालदा के हाथ उसे भिजवा दिया और इद्दत पूरी होते ही शादी कर ली। इतने महीने गुजर चुके थे। 35 साल आलम ने सोचा था कि वो दोबारा शादी नहीं करेगा, औरत ज़ात को अपने करीब भी नहीं आने देगा। मगर जरताशा के बाद दूसरी औरत इनाया थी, जिसने उसकी ज़िंदगी में आकर उसे मोहब्बत सिखाई थी। उसे एहसास हुआ था कि जरताशा से तो उसे मोहब्बत थी ही नहीं, वो तो बस उसकी फिगर का दीवाना था, जबकि असल मोहब्बत क्या होती है वो उसे इनाया से हुई थी। मगर आज इनाया की आंखों में आंसू देखकर उसे एहसास हो चुका था कि वो किस कदर गलत था। उसे अपनी बीवी का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उसकी इतनी शिद्दतों के बाद उस पर क्या गुजरती होगी। उस रोज़ वो सारी रात सोया नहीं था। सुबह भी बगैर नाश्ते के ही ऑफिस चला गया। इनाया घबरा रही थी। ये डर उसे लाहक हो गया कि कहीं गुस्से में आलम उसके भाई का इलाज करवाना ही बंद न कर दे। इस रात जब वो घर आया तो इनाया एक तरफ बैठी रो रही थी। उसे रोता देखकर आलम उसके करीब चला गया। कहने लगा, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? सब खैरियत तो है? अस्पताल में तुम्हारा भाई ठीक है ना? वो रोते हुए फौरन हाथ जोड़कर कहने लगी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके सामने बदकलामी की। मुझे आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैं शर्मिंदा हूँ। आप मेरे साथ जो करना चाहे, जैसे करना चाहे कर लें। मैं भूल गई थी कि आपने मेरी रकम अदा की हुई है। मैं वादा करती हूँ दोबारा आपको ऐसा कुछ नहीं कहूँगी। वो रोए जा रही थी और ये सब कुछ कह रही थी, जबकि आलम को इस वक्त हद दर्जा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो उसे अपने सीने से लगा चुका था। कहने लगा, नहीं बस, दोबारा तुम मुझे अल्फाज नहीं कहोगी। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं भी वादा करता हूँ कि जब तक तुम्हारी मर्जी नहीं होगी मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। सही मायनों में मुझे तुमसे मोहब्बत हो चुकी है। तुम मेरे बच्चे की माँ और मेरी मोहब्बत की हकदार। इनाया को उस वक्त लगा कि शायद ये शख्स बस ऐसे ही ये अल्फाज कह रहा है, मगर धीरे धीरे उसने बदलना शुरू कर दिया। वो इनाया के करीब अब बग़ैर इनाया की इजाज़त के नहीं आता था, यहाँ तक कि उसे हाथ तक नहीं लगाता था। इनाया ने उसे धीरे धीरे बिल्कुल बदल दिया था। आलम इनाया की मोहब्बत में बिल्कुल वैसा हो गया था जैसा इनाया चाहती थी। एक माह में उसका भाई भी ठीक होकर घर आ चुका था। ये सब कुछ अगर मुमकिन हुआ था तो आलम की वजह से। उस रोज़ जब वो वापस घर आई तो खुद को आईने में देखकर दंग रह गई। चंद माह में ही वो काफ़ी भर चुकी थी। पहले जैसी कमज़ोर, दुबली, पतली इनाया नहीं रही थी। उसका फिगर पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो चुका था। वाकई मर्द की मोहब्बत औरत को बदल दिया करती है। वो धीरे से मुस्कुरा गई। जब आलम वहाँ पर आया तो उसे देखकर उसकी गर्दन के पास अपने लब रख दिए, लेकिन फिर वो दूर हटकर कहने लगा, सॉरी, तुम्हारे वजूद से उठने वाली खुशबू मुझे बेचैन कर रही थी, इसीलिए तुम्हारे करीब आ गया।
وہ اپنا ہاتھ اٹھانے لگا تو اس نے اسے اپنے مزید قریب کر لیا اور کہنے لگی، نہیں، اتنا کافی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آج کی رات آپ میرے ساتھ ایسی گزاریں کہ وہ رات میرے لیے یادگار بن جائے۔ وہ مسکرا کر بولی تھی۔ عالم بھی شاید اسی وقت کے انتظار میں تھا۔ اسے اپنی گود میں بھر کر بیڈ تک لے آیا۔ کچھ دیر محبت کی باتیں ہوتی رہیں اور پھر دونوں ہی ایک دوسرے پر اپنی شدتیں لٹانا شروع ہو چکے تھے۔ سارے شکوے شکایتیں دھل چکی تھیں اور اب زندگی میں بس خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔